नमस्कार, वंदे भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर के साथ वंदे भारत की आज शुरुआत। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। स्कॉलरशिप में 22,000 करोड़ का एक बड़ा घोटाला, इस वक्त की बड़ी खबर। 21 राज्यों के 1,572 संस्थानों में 830 संस्थान फर्जी मिले हैं। लगभग 53% अभ्यर्थी फर्जी पाए गए और सभी 1572 संस्थानों की जांच सीबीआई करेगी। फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच कराएगी केंद्र की सरकार। मंत्रालय ने 10 जुलाई को सीबीआई को केस रेफर किया। एक बड़ा खुलासा हुआ कि किस तरह से देश के किस राज्यों में अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप का जो मामला है उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ। 2007-8 से लेकर 2022 तक लगभग 14 से 15 साल तक ये घोटाला चलता रहा। इस दौरान 22,000 करोड़ का घोटाला किया गया, जहां गलत नामों पर, फर्जी संस्थानों पर, फर्जी बच्चों पर दरअसल ये स्कॉलरशिप ली गई। अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति के मामले में फर्जीवाड़े की खबरें कई बार सामने आती रही हैं, लेकिन अब फर्जीवाड़े का जो पूरा मामला सामने आ रहा है वो चौंका देता है। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप में 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। फर्जी मदरसों, फर्जी छात्रों के जरिए करोड़ों का स्कॉलरशिप घोटाला। 2007 से 2022 के दौरान का सामने आया फर्जीवाड़ा। लगभग 22,000 करोड़ रुपए के घोटाले का हुआ खुलासा। 21 राज्यों के 1572 संस्थानों में फर्जीवाड़े का खुलासा। 1572 संस्थानों में 830 संस्थान मिले फर्जी। सिर्फ कागजों में चल रहे थे 830 संस्थान। लगभग 53% छात्र मिले फर्जी। पिछले 5 सालों में सिर्फ 830 संस्थानों में ही 144 करोड़ 83 लाख का घोटाला। फर्जीवाड़े पर एक्शन में मोदी सरकार। फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच कराएगी मोदी सरकार। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सीबीआई को केस रेफर किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 21 राज्यों के 1572 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की जांच की। इसमें से 830 इंस्टीट्यूट सिर्फ कागजों पर चल रहे थे। जांच में 53% संस्थान फेक या नॉन ऑपरेटिव निकले। देश के 12 लाख बैंक की शाखाओं में हर ब्रांच में 5,000 से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप के पैसे जा रहे थे। हर साल 2,239 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप माइनॉरिटी मंत्रालय पिछले 4 साल से दे रहा था। 2016 में माइनॉरिटी बच्चों को मिलने वाले स्कॉलरशिप को डिजिटल किए जाने के बाद ये गोरखधंधा सामने आया। देश में 1,75,000 मदरसे हैं, जिनमें केवल 27,000 मदरसे रजिस्टर्ड हैं जो स्कॉलरशिप लेने के लिए पात्र हैं। फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, लेकिन अयोध्या को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, और वो ये कि अयोध्या और अयोध्या में बन रहा राम मंदिर आतंकवादियों के निशाने पर है। इतना ही नहीं, राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम पर भी आतंकियों की नजर है। ये रिपोर्ट देखिए। आतंकियों के निशाने पर राम मंदिर। क्या अयोध्या को दहलाने की है साजिश? राम नगरी को घेर रही है आईएसआई। अयोध्या के आसपास के 7 जिलों से गिरफ्तारी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। राम भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन 2024 में जनवरी महीने से शुरू हो जाएंगे। पीएम मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो खबर आई वो सनसनीखेज है। अयोध्या के आसपास के जिलों से लगातार आईएसआई एजेंट्स, आतंकी और स्लीपर सेल मेंबर्स की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। अयोध्या के आसपास के 7 जिलों से गिरफ्तारियां हुई हैं। लखनऊ, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, गोरखपुर, रायबरेली, प्रयागराज, इन 7 जिलों से गिरफ्तारियां हुई। अगस्त 2020 में बलरामपुर से एक आतंकी,
फरवरी, जुलाई और सितंबर 2021 में लखनऊ से 4 आतंकी, सितंबर 2021 में ही प्रयागराज, रायबरेली और बहराइच से 3 आतंकी, अप्रैल 2022 में गोरखपुर से 1 आतंकी गिरफ्तार हुआ। अगस्त 2020 बलरामपुर का मुस्तकीम दिल्ली से गिरफ्तार। फरवरी 2021 खालिस्तानी आतंकी जगदेव सिंह जग्गा लखनऊ से गिरफ्तार। जुलाई 2021 मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन लखनऊ से गिरफ्तार। सितंबर 2021 लखनऊ के आलमबाग से मोहम्मद आमिर गिरफ्तार। सितंबर 2021 में ही प्रयागराज के करेली से जीशान, रायबरेली से लाला को गिरफ्तार किया गया। उसी महीने में रायबरेली से बहराइच का अबू बकर गिरफ्तार होता है। अप्रैल 2022 में आईएसआईएस से जुड़ा अहमद मुर्तजा अब्बासी गोरखपुर से गिरफ्तार हुआ। हालांकि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। धरती से, आकाश से और पानी से, तीनों ही रास्तों से अयोध्या की सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इन आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी ने चिंता बढ़ा दी है। खुद सीएम योगी लगातार अयोध्या का दौरा करते रहे हैं। शनिवार को भी सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने पूजा पाठ की और अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। बता दें कि बलरामपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, रायबरेली, बहराइच, गोंडा और लखनऊ भी उस लिस्ट में शामिल है जहां से लगातार आईएसआई एजेंट, आतंकी और स्लीपर सेल से जुड़े लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या और आसपास के इलाकों से आईएसआईएस और आईएसआई के कई स्लीपर सेल्स की गिरफ्तारी की है। उसे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं, जिसके आधार पर अयोध्या और आसपास के इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती बढ़ गई है। अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता होगी। अयोध्या में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। यूपी एटीएस इस पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। एटीएस अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों के निशाने पर जनवरी में अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मध्य प्रदेश में चुनावी समर को जीतने के लिए बीजेपी ने खास प्लानिंग कर ली है। दरअसल अलग अलग राज्यों के विधायकों को 230 सीटों पर तैनात किया गया है। ये विधायक एक एक सीट की रिपोर्ट देंगे, तो वहीं अमित शाह खुद रविवार को भोपाल और ग्वालियर में होंगे। देखिए। चुनाव से काफी पहले ही 39 प्रत्याशियों की घोषणा करके बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो मध्य प्रदेश को लेकर फोकस्ड है। सिर्फ जीत नहीं, सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना बीजेपी का मकसद है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में सीटों की गणित समझ लीजिए। ग्वालियर में 34 सीटें, बुंदेलखंड में 26 सीटें, भोपाल मध्य में 35 सीटें, बुंदेलखंड में 33 सीटें, महाकौशल में 39 सीटें, मालवा निमाड़ में 63 सीटें। अमित शाह 20 अगस्त को भोपाल और ग्वालियर के दौरे पर होंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। शिवराज सरकार की रिपोर्ट कार्ड पर मंथन करेंगे, हारे हुए प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे। भोपाल ठाकरे ऑडिटोरियम दोपहर 12 बजे, ग्वालियर कार्य समिति बैठक शाम 4 बजे, ग्वालियर बीजेपी सदस्यता संपर्क अभियान 5 बजे, ग्वालियर संभाग कार्यकर्ता बैठक 5:30 बजे। विधानसभा प्रत्याशियों की बाकायदा ट्रेनिंग होगी, साथ ही उनके समर्थकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। नामांकन से लेकर परिणाम तक के बीच क्या क्या करना है, कैसे करना है, इस पर मूल मंत्र दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी ने इस बार एक नया प्रयोग किया है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात से 230 विधायकों को सेलेक्ट करके उन्हें मध्य प्रदेश में एक सीट की जिम्मेदारी दे दी गई है। ये विधायक करीब 10 दिनों तक अपने अपने जिम्मे वाली सीटों पर कैंप करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति मैदान में है, तो युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है। और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं।
वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। बीजेपी ने 230 विधायकों की लिस्ट बनाई। यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र के विधायकों की सूची। हर विधायक को एमपी की एक सीट का जिम्मा। ये एमएलए दावेदारों का पैनल तैयार करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे। इनकी रिपोर्ट पर टिकट फाइनल होगा। चुनाव कैसे लड़ना है इसी रिपोर्ट पर तय होगा। 1 हफ्ते तक कैंप करेंगे। रिपोर्ट गोपनीय रहेगी। स्थानीय नेताओं का सहयोग नहीं लेंगे। मौजूदा एमएलए की जमीनी हकीकत जानेंगे। कांग्रेस से आए विधायकों की रिपोर्ट लेंगे। बीजेपी ने यहाँ सीटों को कैटेगरी में बांट दिया है और जो 39 प्रत्याशी घोषित किए हैं उनमें 14 हारे उम्मीदवारों को मौका, 12 नए चेहरों पर लगाया दांव, 4 महिलाओं को मैदान में उतारा। बीजेपी की पहली सूची में 2018 के चुनाव में हारे हुए 14 चेहरों को फिर से मौका दिया है। इनमें से 4 पूर्व मंत्री ललिता यादव, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे, नाना भाऊ मोहड़ भी शामिल हैं। वहीं 12 नए चेहरों को उतारा गया है। 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने साल 2013 का चुनाव लड़ा था, लेकिन साल 2018 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। 39 प्रत्याशियों में से लगभग 14 ऐसे प्रत्याशी हैं जो 50 वर्ष के नीचे हैं। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी में तैयारियां तेज हैं और माना जा रहा है कि सितंबर के महीने में कुछ और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के एक ऐलान ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। दरअसल अजय राय ने कहा था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे। साथ ही इशारों में वाराणसी से प्रियंका के लड़ने की भी बात कही थी। इस पर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। देखिए। स्मृति से टक्कर, राहुल आ रहे लौटकर। अजय राय का ऐलान, राहुल लड़ेंगे संग्राम। 2024 का डंका, अमेठी से राहुल, काशी से प्रियंका। कांग्रेस ने अजय राय को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष भले ही पूर्वांचल को साधने के लिए बनाया हो, लेकिन अध्यक्ष बनते ही अजय राय ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल अजय राय ने दावा किया कि 2024 में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। साथ ही राय ने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी जहां से भी चुनाव लड़ेंगी उनके लिए जी जान लगा देंगे। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देंगे। अजय राय के इस दावे ने सियासी खलबली बढ़ा दी। राशिद अलवी का कहना है कि राहुल अमेठी में स्मृति ईरानी को हराएंगे और अगर काशी से प्रियंका लड़ती हैं, तो नरेंद्र मोदी गुजरात वापस जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 24 घंटे इस खबर को हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा। मुझे ताज्जुब है, स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई हैं? कोई बयान क्यों नहीं दे रही? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी। ये उनकी पार्टी का मामला है। राहुल जी के लिए अमेठी सीट हमेशा रही है। वाराणसी को वो क्या फैसला लेते हैं, ये सारी चीजें, मतलब ये इंडिया सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे देश का जहन है, उनकी सोच है। एक प्रगतिशील लोकोन्मुख विकल्प जिसका नाम है वो है इंडिया। कि राहुल गांधी जी केवल और केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ने का मादा रखेंगे और 2 सीट, 3 सीट, वायनाड की सीट वगैरह से नहीं लड़ेंगे। हालांकि अमेठी से जब उनको वहाँ की जनता ने नकारने का और जनता ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया था, तो एक बार भी अमेठी की तरफ मुड़कर देखने का काम राहुल गांधी जी ने किया नहीं और उल्टा अमेठी और पूरे उत्तर भारत के वोटरों को अपमानित करने वाला बयान दिया राहुल गांधी ने। ये वहाँ के लोग और वहाँ की जनता याद रखेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से बहुत समय तक सांसद रहे, लेकिन उस काल में अमेठी अपनी दुर्दशा के चरम पे पहुंच गई। जब से वहाँ बहन स्मृति ईरानी जी आई हैं, एक बार तो वो नहीं जीत पाई, लेकिन दूसरी बार उन्होंने इतना अंतर कर दिया कार्य करके। राहुल गांधी अमेठी से 3 बार सांसद रहे हैं। 2019 के चुनाव में वो वायनाड और अमेठी दोनों जगहों से लड़े थे, लेकिन स्मृति ने अमेठी में राहुल को शिकस्त दी थी। अब अगर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला रोचक होना तो तय है ही, और अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से मैदान में आती हैं तो काशी का समर भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।